हेलो दोस्तों, हम सीटेट के बारे में दोस्तों पढ़ाते हैं। ये EBS का दोस्तों क्लास है। ये क्लास दोस्तों 13 नंबर का दोस्तों क्लास होगा। हम सीटेट का दोस्तों सभी विषय को पढ़ा रखे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। ये दोस्तों पेडागोजी क्लास है दोस्तों। इसमें दोस्तों हम बहुत आसान आसान प्रश्न लिए हैं। तो दोस्तों आज का 1 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। पृथक्करण का दोस्तों, पृथक का अर्थ दोस्तों अलग करना, किसी भी वस्तु को दोस्तों अलग जब करते हैं। जैसे वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से दोस्तों हम लोग जल को 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं दोस्तों, CO2 के रूप में, सोडियम और ऑक्साइड के रूप में दोस्तों हम लोग जल को तोड़ते हैं गर्म करके, तो पृथक कर सकते हैं वाष्पीकरण से। अब फटकना, फटक के दोस्तों हम धूल को हटा सकते हैं। और चुंबकीय पृथक्करण, ये दोस्तों 3 गो विधि है पृथक्करण का, इसलिए दोस्तों ये तीनों उपयुक्त होगा। परभाजी आसवन ये दोस्तों शामिल नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा। 1, 2, 3 दोस्तों, ये दोस्तों तीनों राइट आंसर है। बहुत आसान आसान दोस्तों प्रश्न लिए हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। पेडागोजी EBS का दोस्तों ये सब प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं 2 नंबर का। एक अध्यापिका ने छात्रों को कलम तथा लंबा खोखला तना, पैर का दोस्तों तना दिया, पैर के बीच वाला भाग को दोस्तों तना कहते हैं, दिया है, तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा, तो निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य करेगा दोस्तों। इसका दोस्तों राइट आंसर पानी को सोखना नहीं दोस्तों, पौधे को तालाब के तल में जमाना नहीं दोस्तों, पौधे को सहारा देना ये नहीं आंसर। इसका दोस्तों राइट आंसर 1 नंबर है, खोखला तना है दोस्तों। पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना, इसका यही राइट आंसर है दोस्तों। खोखला है तो पानी में तैरेगा ना, तो उसका दोस्तों हम सहायता करेंगे। दोस्तों बहुत आसान आसान प्रश्न है, तो समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के रूप में सूचक है। ये सही बात है। वन जंगल जो है प्राकृतिक संपदा है, सूचक है। वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है। यह कौन सा कथन दोस्तों सही है। तो दोस्तों वन के संबंध में ये अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। वन को दोस्तों वन लगाने में आपको कितना दिन का समय लगेगा, 50 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। तो ये दोस्तों नवीनीकरणीय संसाधन है। वन को हम लोग नया कर सकते हैं, नया पुरान। जब दोस्तों हम लोग वन को जल्दी लगा लेंगे ना, तो नया कर लेंगे ना दोस्तों वन को, तो नवीनीकरणीय संसाधन होगा। लेकिन यहाँ अनवीनीकरणीय लिखा हुआ है, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। यह घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराता है नहीं दोस्तों, और सा काम है ना। यह वर्षों से ढका हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, यह जल चक्र को बनाए या चालू करने में भूमिका निभाते हैं। दोस्तों ये 4 जो ऑप्शन है ना, इस चारों ऑप्शन में जो बेस्ट होता है वो राइट आंसर होता है। बच्चा जब खुद से ज्ञान का निर्माण करेगा तो आंसर सही होगा। बच्चे जब ज्ञान का सृजन करेगा वो आंसर सही होगा। जब बच्चा खुद रचना करेगा वो सही होगा। जब बच्चे में जब संज्ञानात्मक विकास आएगा दोस्तों वो ऑप्शन सही होता है। जब बच्चे अपनी खोजबीन करके दोस्तों पढ़ता है तो आंसर सही होता है। और बच्चे में कभी भी कमी मत ढूंढिएगा। आप जो पढ़ाते हैं उसमें कमी हो सकता है, लेकिन बच्चे में दोस्तों कमी नहीं होता है। बच्चे में कमी कभी भी मत ढूंढना ही नहीं है पेडागोजी में। और पेडागोजी के आंसर पेडागोजी के अनुसार ही दीजिएगा। इस 4 ऑप्शन है, चारों में तो जो बेस्ट होता है वही राइट आंसर होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, जल चक्र के बारे में पूछा गया है। जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा
वायुमंडल में पानी की अनवरत गति यानी कि अनवरत हमेशा गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव करना दोस्तों, सही क्रम का। दोस्तों पहले जल है, जल गर्म होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। उसके बाद दोस्तों वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके बाद संघनन हो के बूंद बनता है, उसके बाद क्षेपण होता है। तो दोस्तों इसका सही जो है 1 नंबर सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर 1 नंबर है। तो दोस्तों इस सबको याद रखिएगा, आप लोग इस सबको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 5 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं पर्यावरण के बारे में सही बात है, पर्यावरण के माध्यम से सीखते हैं ये भी सही बात है, अब पर्यावरण के लिए सीखते हैं ये तीनों बात सही है दोस्तों, अब पर्यावरण के रूप में सीखते हैं ये बात गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये पेडागोजी है, बहुत आसान आसान प्रश्न लिए हैं दोस्तों, आप लोग समझते जाइए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किस संप्रदाय को पढ़ाना शिक्षण में सहायता होता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग मल्टीमीडिया के माध्यम से बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं, ये कारण दोस्तों ये जानना पड़ेगा दोस्तों। तो संप्रदाय को पढ़ाना अधिक सुनिश्चितजनक होता है, इसलिए पढ़ाते हैं मल्टीमीडिया के माध्यम से। यह समय का प्रभाव पूर्ण ढंग से उपयोग करता है, इसमें शिक्षक द्वारा बहुत सी तैयारी की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर मेरे अनुसार इसका 2 नंबर होना चाहिए। यह विद्यार्थी की इंद्रियों को सक्रिय रखता है। इंद्रियों के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे, मानव में 5 गो इंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जिसके माध्यम से लोग पता लगाते हैं किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ईवीएस के पाठ्य पुस्तक उद्देश्य है दोस्तों। ईवीएस का जो पाठ्य पुस्तक है उसका उद्देश्य है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा। ये सही बात है। प्रत्येक स्कूल में जो है, स्कूल के केंद्र में सबसे नीचे बच्चा है, केंद्र में पहले बच्चा है, उसके बाद स्कूल है, उसके बाद टीचर है, उसके बाद ही सब कुछ है। सभी केंद्र में दोस्तों बच्चा है और शिक्षक केंद्रित ये गलत है। बाल केंद्रित सही होता है, उसके बाद कुछ भी सही नहीं होता है। विषय केंद्रित, ये दोस्तों पर्यावरण का बात है, ईवीएस का बात हो रहा है दोस्तों। ईवीएस पर्यावरण कहाँ होगा दोस्तों, परिवेश में होगा ना, माहौल में होगा ना। पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों स्कूल कहाँ आते हैं, पर्यावरण में आते हैं। घर, पेड़ पौधे, जितना भी चीज़ देखते हैं सब कुछ दोस्तों पर्यावरण में आते हैं, इसलिए पर्यावरण का रक्षा करनी चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर 1 और डी है। 1 और डी दोस्तों, 1 और डी दोस्तों यहाँ है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएंगे ए और डी। बाल केंद्रित सही है, समुदाय केंद्रित सही है, बाकी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण में थीम आधारित पद्धति सहायता होती है दोस्तों। जो थीम पर्यावरण में दोस्तों कितने थीम है दोस्तों, 6 थीम है, इसको याद रखिएगा। पर्यावरण में जो दोस्तों थीम है वही थीम के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण का कोई सिलेबस नहीं होता है। पर्यावरण जो है 6 थीम पर आधारित है, हम लोग जानते हैं, तो पढ़ते हैं। पहला थीम है दोस्तों परिवार और मित्र, यात्रा, भोजन, आवास, जो हम करते हैं। 6 थीम है दोस्तों, उसको याद रखिएगा दोस्तों। सभी संपत्ति एवं विषयों को शामिल करने में ये नहीं है दोस्तों, लेकिन आप सब जब क्वेश्चन दोस्तों बनाते होंगे आप सबको लगता होगा ये आंसर है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में दोस्तों इसका आंसर ये नहीं है। विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में दोस्तों इसका राइट आंसर सीटेट इसको माने हैं। ज्ञान को पूर्णता से
से भी अर्जित कर, ज्ञान को पूर्णता से अर्जित करने में, ज्ञान को पूर्णता से अर्जित करने में इसका दोस्तों राइट आंसर सीटेट 4 नंबर माने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। सतत मीन्स होता है लगातार, प्रत्येक दिन जो होता है दोस्तों उसी को कहते हैं सतत। समग्र मूल्यांकन, तो दोस्तों यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। जो आकलन दोस्तों साल में होगा, अंत में होगा, महीना में होगा, वो दोस्तों योगात्मक आकलन है। और योगात्मक आकलन बच्चे को फेल पास करते हैं, मार्क देते हैं, अंक देते हैं, ग्रेड देते हैं, बच्चे को वर्गीकृत करते हैं, नामांकित करते हैं, बच्चे को अलग अलग बांटते हैं वो। इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। या सीखने के बजाय सीखे गए का आकलन नहीं दोस्तों, सीखने के लिए आकलन हम लोग करते हैं, सीखने के बजाय नहीं दोस्तों, हम लोग सीखने के लिए आकलन करते हैं। इसलिए दोस्तों ये दोनों ऑप्शन गलत है। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं जहाँ भी दोस्तों रचनात्मक आ जाते हैं वो ऑप्शन सही होता है। और यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन जब दोस्तों होगा वो आकलन सही होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी और डी सही है। सी और डी दोस्तों 1 नंबर में है। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन होगा तो। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों इसका पढ़ते हैं दोस्तों चारों ऑप्शन। चारों में जो दोस्तों बेस्ट होगा, बेस्ट वह दोस्तों राइट आंसर होगा। उन्हें प्रश्न को नोट कर लेना चाहिए तथा घर आपस लौटने के बाद दोस्तों माता पिता से पूछना चाहिए। दोस्तों जहां जिस ऑप्शन में दोस्तों बच्चा माता पिता से पूछेगा, परिजन से पूछेगा, किसी भी लोग से पूछेगा टीचर को छोड़ करके, वो आंसर दोस्तों गलत होता है। बच्चा किसी से भी पूछेगा, घर के परिवार से किसी भी से अगर बच्चा कुछ पूछेगा ऑप्शन गलत होता है। या दोस्तों माता पिता से बच्चा पूछ रहा है ना, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। ये संतुलित आहार की भूमिका को समझाते हैं, ये बात सही है। उन्हें अपनी एक रस दिनचर्या से छूट मिल सकती है तथा वे आनंद मना सकते हैं। आप दोस्तों जब 1 नंबर ऑप्शन जब पढ़िएगा, यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की भूमिका विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम लोग दोस्तों जानते हैं जहाँ बच्चा अवलोकन करते हैं और जब बच्चे प्रोत्साहित करते हैं वो आंसर दोस्तों सही होता है। अगर इस चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए दोस्तों तो 1 नंबर दोस्तों राइट आंसर है, बेस्ट है। और यहाँ प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक टीचर को बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए और अवलोकन करना चाहिए। दोस्तों ऐसे जब ऑप्शन आते हैं तो आंसर सही माना जाता है। इसका दोस्तों 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न दोस्तों है 11 नंबर का। गीतिका ने अपने पापा से पूछा, आप दादी को माँ क्यों कहते हो, जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती है। रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है, जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। क्या वह एक व्यक्ति नहीं है? गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं यह सोचते हैं कि यह विषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सलाह देते हैं दोस्तों कुछ। तो निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित होगा। दोस्तों ये बच्चा जो है दादी के बारे में पूछते हैं, कहते हैं दादी के बारे में पड़ोसी आंटी कहते हैं और रिक्शे वाले उसे मौसी कहते हैं, सब्जी वाले उसे ताई कहते हैं। क्या वह एक व्यक्ति नहीं है? तो दोस्तों आप जब संबंध के बारे में दोस्तों पढ़ाइएगा बच्चे को
इसमें से दोस्तों आपके अनुसार कौन आंसर हो सकता है? एक शिक्षक के लिए दोस्तों आप बच्चे के साथ क्या कीजिएगा? तो दोस्तों चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। चारों ऑप्शन दोस्तों जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर माना जाता है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, ये बच्ची जो है ना ये नहीं समझ पाते हैं। ये दादी को पापा मम्मी कहते हैं, हम इनको दाई कहते हैं, यानी कि एक व्यक्ति को सभी अलग अलग नाम से पुकारते हैं। बच्चा इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो क्या कीजिएगा आप? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ नहीं दोस्तों, जीवंत अनुभव और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समाज का विकास, बालक को जिज्ञासु बनाना नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हो के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करेंगे दोस्तों। सीटेड दोस्तों इसका 4 नंबर आंसर सही माने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कक्षा 3 की विद्यार्थी तरंजित अपने शिक्षक से पूछता है कि डैडी के दाढ़ी मूछें क्यों है? डैडी में तो पापा के दाढ़ी और मूछें क्यों है जबकि मम्मी के नहीं? मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती है दोस्तों? हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है जबकि डैडी ऐसा नहीं करते? तो वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है। तो इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें राइट आंसर कौन होगा? यह उम्र इस तरह के जटिल विषय पर बात करने की नहीं है। बोलता है यह उम्र जटिल विषय पर बात करने का नहीं है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? नहीं दोस्तों। विद्यार्थी को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं, वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दे। परियोजना का अर्थ होता है दोस्तों उसको कार्य दे, एक्टिविटी दे। परियोजना का अर्थ ये होता है प्रोजेक्ट। जो बच्चे को जब प्रोजेक्ट मिलता है कि बच्चे को वस्तु दे दिया जाता है, पेपर, बोलता है कि इस पर जाइए कंप्यूटर बना के लेके आना है सभी बच्चे घर से। तो घर से जो बच्चे प्रोजेक्ट बना के लेके आते हैं कंप्यूटर, उसी कहते हैं प्रोजेक्ट परियोजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों इससे बेस्ट है, इससे बेस्ट होगा क्योंकि बच्चा प्रोजेक्ट कर रहा है। बच्चा दोस्तों क्या है, एक्टिव है ना, यहाँ बच्चा को सक्रिय रखा गया है प्रोजेक्ट दे करके। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक होगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जेंडर भूमिकाओं पर वीडियो प्रस्तुत करना। वीडियो अगर प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा देखेगा तो बच्चा निष्क्रिय ही रहेगा ना, अब प्रोजेक्ट में बच्चा खुद कार्य करेगा। विद्यार्थियों को समझने की जेंडर एक सामाजिक निर्माता है, ये सही बात है दोस्तों। जेंडर जो है कौन बनाए हैं? समाज बनाए हैं, सोशल। जेंडर का बात दोस्तों कौन करेगा? सोशल। इस बात को याद रखिएगा। जेंडर का बात कौन करता है दोस्तों? सोशल करता है। और लैंगिक का बात क्या करता है? जबकि लिंग जीव दिया गया है, जैविक है दोस्तों। लिंग जो है जैविक है, इस बात को याद रखिए दोस्तों। लिंग जो है जैविक है और जेंडर जो बनाए हैं, जेंडर का जो निर्माण किया है दोस्तों, ये समाज किया है। ये सही बात है, इसको याद रखिएगा। सीटेट में पूछा जाता है दोस्तों किस जेंडर कौन बनाए हैं? समाज बनाए हैं। लिंग कौन बनाए हैं? तो जैविक है, बायोलॉजिकल है। इस बात को याद रखिएगा। सीटेट में ये कंसेप्ट दोस्तों पूछा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। यही इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जिसमें दोस्तों जिस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वह आंसर दोस्तों सीटेट सही मानते हैं। क्योंकि सीटेट का कहना यह है कि बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाइए और बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ कर पढ़ाइए। जहाँ भी अगर यहाँ दोस्तों वास्तविक जीवन लिखा हुआ रहता, यहाँ वास्तविक जीवन से बच्चे को जोड़ कर पढ़ाइए, तो दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाता। बच्चे को वास्तविक जीवन से, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। तो दोस्तों जो पढ़ाते हैं समझते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में
कम से कम दोस्तों, कम से कम ऐसे 3 शब्दों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करता है दोस्तों। वनस्पति किस में आते हैं दोस्तों? पर्यावरण में आएंगे। प्राणी जात, वनस्पति जात, प्राणी जात दोस्तों किस में आएंगे? पर्यावरण में आएंगे। जैविक का संबंध है जीव से और निर्जीव का संबंध है, अजैविक का संबंध है निर्जीव से। तो पर्यावरण में ही ये सब आएंगे, ये भी आएंगे। और समाज दोस्तों कहाँ है? पर्यावरण में ही आते हैं। संस्कृति कहाँ है दोस्तों? पर्यावरण में। लेकिन रचनात्मक जो है दोस्तों कि आकलन से संबंधित रखते हैं। और रचनात्मक का अर्थ होता है बच्चा तब खुद से निर्माण करता है कुछ। निर्माण जो करना को ही रचना करना कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं। और जिज्ञासा का संबंध मन से है, दिल से है। तो दोस्तों ये नहीं होगा इसका दोस्तों राइट आंसर। एक ए बी सी दोस्तों तीनों इसका राइट आंसर है, डी छोड़ा करके। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 14 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ईवीएस का उत्तम व्याख्या किसमें किया जा सकता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर, यह कई विषयों को समाकलित करते हैं। ये सही बात है दोस्तों। ईवीएस एकीकृत विषय है। ईवीएस में दोस्तों सभी विषय को जोड़ के पढ़ाते हैं। ईवीएस एकीकृत विषय है दोस्तों, ये बहुत बार सीटेट पूछ चुका है। ईवीएस क्या है? एकीकृत विषय है जिसमें सभी विषय को जोड़ कर पढ़ाते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यह बाल केंद्रित है, ये बात सही है। यह अनुभवजन है, ये भी बात सही है। लेकिन दोस्तों डी नंबर गलत होगा। यह शिक्षण आधारित है। दोस्तों इसको चारों बात दोस्तों सही होगा। यह शिक्षण आधारित भी है, यह अनुभवजन भी है, यह बाल केंद्रित भी है। यह दोस्तों मेरे अनुसार दोस्तों इसका सब आंसर राइट होना चाहिए। इसका दोस्तों चारों आंसर सही होना चाहिए। इसका 4 नंबर के साथ दोस्तों ये लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 15 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, इसको दोस्तों समझिएगा। पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनना है दोस्तों। ऑप्शन 5 को है दोस्तों, इसमें चुनना है। बाकी दोस्तों जो लोग पर्वत पर चढ़ते हैं उसका जो मेन लीडर होता है, मेन लीड करता है जो पर्वतारोहियों को चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए, उसके बारे में दोस्तों बताया गया है, उसके लीडर ग्रुप के बारे में। बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करते हैं ग्रुप, यानी कि जो पर्वतारोहण के हेड होता है, मालिक होता है, लीडर होता है, वो ये काम करता है। अपने ग्रुप से पीछे रहना, जो नेता है दोस्तों वो अपने ग्रुप से पीछे रहते हैं और बाकी को पीछे रहती है, सही बात है। और सभी सदस्य का ध्यान रखते हैं, रखना ये भी दोस्तों सही बात है। विश्राम के लिए स्थान ढूंढना ये लीडर का ही काम है। और भोजन की व्यवस्था करना ये दोस्तों पर्वतारोहण के जो ग्रुप के लीडर मेन आदमी है वही काम करते हैं। जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना और मदद करना ये भी ग्रुप लीडर का ही काम है। पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर का ही काम है दोस्तों। जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना ये दोस्तों ग्रुप लीडर का ही काम है। दोस्तों इसका सभी राइट आंसर है। ऑक्सीजन सिलेंडर दोस्तों पहुंचाना किसका काम है? ग्रुप लीडर का ही काम है। खाने की व्यवस्था कराना, यानी कि सब उत्तरदायित्व ग्रुप लीडर पर ही है। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका सभी राइट आंसर है, इसका सभी राइट आंसर है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।